We have started types of research methodology देख रहे थे हम लोग और हमने कुछ एक दो पे नजर डाली है पीछे देखते हैं। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने डेफिनेशन टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स स्टार्ट किया था, जो टाइम खत्म हो गया था। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म भी देख चुके थे। ठीक है, बेसिक पे हमने कल बात की थी और मुझे उम्मीद है याद है आप लोगों को ना बेसिक रिसर्च क्या होती है। जरूरत है ओवरव्यू के पीछे या फिर आगे चल सकते हैं, बताइए। आगे चलेंगे मैम। आगे चलेंगे, परफेक्ट, वक्त बचा लें तो अच्छा है। तो हमने कल देखा था बेसिक रिसर्च, इसके पॉइंट्स मैंने दिए जो मैं आपको शेयर करूँ ना, एक ही वो बनाने तो बहुत ज्यादा फोल्डर्स हो जाते हैं सिस्टम पे, बहुत दिक्कत होती है। मेन और बहुत इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक है आज हम सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कि कवर कर लें इंशाल्लाह। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर ये फैक्ट टाइप है, ये चूंकि याद रखना मुश्किल है जरा। ये क्वालिटेटिव के लिए मैं QL हमेशा लिखूंगी और इसके लिए QN पूरे ही नोट्स में आपको यही मिलेगा। और डिडक्टिव इंडक्टिव मैंने पूरा पूरा लिखा है। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने टॉपिक के साथ ही इसको किया है ताकि आपको याद करना आसान है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जो है पहला पॉइंट ये है कि ये डिडक्टिव होता है, ये स्ट्रक्चर्ड है। क्या होता है स्ट्रक्चर्ड? कल बताया था मुझे, आप में से कौन बताएगा प्लीज? जो है माइंड में बोल दीजिए प्लीज। मैम जिसके अंदर सारी चीजें फिक्स होती है, मतलब जो हमारा स्टेप्स होता है फिक्स होता है, हम पहले से तय करके चलते हैं कि हमें ये करना है। एग्जैक्टली, गोल परफेक्ट। ओरिएंटेड डिजाइन, टूल्स, मेथड्स, वे, कब कहाँ क्या खत्म करना है आपको, टाइम, बजट, सब कुछ प्लान होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। के लिए सिंपल वर्ड हम जो बहुत यूज करते हैं प्लान है। तो ये आप उसके साथ चलते हैं। फिक्स्ड होता है, ये वही मतलब हुआ वर्ड सिमिलर। टॉप डाउन अप्रोच है, ये कौन बताएगा मुझे? मैम टॉप जनरल डाउन वही। एक बोलिए प्लीज। अच्छा बोलिए, आप पहले बताइए क्या कुछ कह रही थी, फिर मैं पूछूंगी बाकी लोगों जनरल से। स्पेसिफिक बोल रही थी मैम मैं। जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। अनदर वन प्लीज, किसी और ने भी कोशिश किया। जी मैम ये वही डिडक्टिव है जो जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक। आपके पास कोई पॉइंट होता है एक जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक मैंने बस शॉर्ट लिखा है, आप सबको अब आदत हो गई होगी मेरी शॉर्ट पर लिखने की आदत से। तो जैसे कि न्यूटन का जो ग्रेविटी का वाला फॉर्मूला था, तो उसके पास एक पॉइंट आया था, एक दिन सेब गिरा, उसने देखा तो उसके पास कुछ नहीं था कि ये सच है नहीं है, क्या ग्रेविटी होती है, वो चीज नीचे क्यों जाती है। उसके जहन में थॉट आया था, एक फिक्रा। तो उसको उसने साबित करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो जनरल सी बात है, आम सी बात है, सभी देखते हैं हम लोग। तो फिर वहां से जाके एक थ्योरी निकली जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया, वो फिर इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच है ये, आप लोग समझ रहे हैं इसको, ये अच्छी बात है। ओके, पॉजिटिविज्म में जाता है बिकॉज ये साइंस से रिलेटेड है। पॉजिटिविज्म हमने बताया था जब जो कहता है कि हर चीज साइंस से साबित हो सकती है, की जा सकती है, और जो चीज ना हो हम उसको एग्जिस्टेंसी से उसके इनकार कर देंगे, और वो करते भी थे। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। इसके बाद जो दूसरा फेज था वो पोस्ट पॉजिटिविज्म था, जिसको हमने कल देखा था। रिजिड है, आप समझ गए, स्ट्रक्चर्ड से भी समझ गए होंगे कि बिल्कुल जो है वो है, आगे पीछे ये वो, लेकिन अगर मगर का कोई ऑप्शन नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं। प्रिसाइज होता है यानी मुख्तसर रहेगा। नैरो होता है, इसमें बहुत ज्यादा ये वसी नहीं होता रिसर्च। उसके बाद ये रिडक्शन, यानी इसका जो पॉइंट निकल के आता है उसकी बात है। रिडक्शनिस्टिक होता है, ये वही मतलब है, महदूद होता है। न्यूमेरिकल डेटा है, यानी जिसमें नंबर्स वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। टू प्रूव समथिंग, आप किसी चीज को साबित करते हैं, इसको आप जनरलाइज करते हैं, बाद में कर सकते हैं। जब आपने ये साबित कर लिया, जब फाइनल हो गया, जब रिसर्च आपका फाइंडिंग आपकी आ गई, तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। आप में से मुझे कौन बताएगा जनरलाइजेशन क्या है, और इसके लिए दूसरा टर्म क्या इस्तेमाल होता है वो भी बता दीजिए प्लीज। जनरलाइजेशन मैम जो हर जगह पर अप्लाई हो सके। हाँ ठीक है, उस महदूद रिसर्च को आप आगे भी यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं। और इसके लिए दूसरा टर्म क्या इस्तेमाल होता है बताइए, एग्जाम में आएगा और बहुत दफा यूज होता है रिपीटेडली। एनीवन एक्सटर्नल कैन ट्राई? वैलिडिटी। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। एक्सटर्नल वैलिडिटी इसको बोलते हैं, और बहुत ही यूज होता है। कभी वो ले लेंगे और आपको नहीं याद हुआ तो इसमें ही आंसर में फंस जाते हैं, टर्म्स में फंसते हैं। पेपर वन की वैलिडिटी को बोलते हैं जनरलाइजेशन।
बहुत अच्छे, उम्दा। इसमें जो सैंपल साइज है, अभी हम अगर वक्त बचा तो आज सैम्पलिंग भी देखेंगे। सैंपल साइज है वो लार्ज होता है। आप जो चूज करते हैं, मैं कल जो 10 स्कूल वाली मिसाल ली थी, मेरा मतलब है पिछली क्लास में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो आपको अगर ये करना है कि मैथ्स के बच्चों पे को परेशानी का सामना वो क्यों करते हैं, तो उसमें आप सैंपल डिसाइड करेंगे। पूरी दुनिया के मैथ्स लर्नर्स को आप नहीं ले सकते, उसी को सैंपल कहते हैं। जिसको आप ले लेते हैं, मसलन इसको सिलेक्ट किया हाजरा ने कि मैं इस पे रिसर्च करूंगी, ये उनका सिलेक्टेड है, तो ये पॉपुलेशन और पूरे जो इंडिया के लर्नर्स है मैथ्स के वो ये है, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं सैंपल। तो इसके बारे में बात होती है। अब सवाल पूछते हैं वो कि इसका साइज कम हो सकता है या ज्यादा, वो पूछते हैं किसी रिसर्च में। इसीलिए मैंने पॉइंट हर जगह जहां तक हो सका ऐड करने की कोशिश की है कि जो क्वांटिटेटिव है उसमें जो सैंपल का साइज है वो छोटा नहीं ले सकते, उसमें सैंपल साइज अमूमन बड़ा ही होता है। ठीक है, लार्ज सैंपल साइज आपको चाहिए होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, यानी रैंडम उठाते हैं। ये क्या है ये अभी समझेंगे, इसकी तफसील में जब हम जाएंगे तो डोंट वरी, आपने याद रखना है रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पता है आप लोगों को। जब आपने वहां देखा था ना नैरो प्रिसाइज, इसी से सब मैंने बस टर्म्स आपको लग रहे हैं कि रिपीटेडली और सेम मीनिंग में, लेकिन यही टर्म्स एग्जाम में उलझाते हैं, इसीलिए मैंने लिए कि कहीं भी आप नहीं उलझेंगे इंशाल्लाह। ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लीज। कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर हाँ ना टिक मारने के लिए एमसीक्यू वगैरह होते हैं, वो सबको क्लोज एंडेड बोलते हैं, आप जिसमें अपनी राय का इजाफा नहीं कर सकते। क्लोज से आप समझ गए ना, बंद, ब्लॉक हो गया। आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन आप अपना इजाफा करते हैं तो ओपन एंडेड एंडेड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी राय उसमें ऐड कर सके, 2-3 जुमला बोले। बिल्कुल सही जवाब था आपका। इसमें बस आपने यस या नो कहेंगे, या फिर ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो जो वो ऑनलाइन शॉपिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आपने देखे होंगे, और अब तो कोर्सेज में भी होता है कि आपकी फीडबैक का जो ऑप्शन होता है उसमें 5 स्टार्स बने हुए थे, तो आपने बस स्टार्स को क्लिक करना होता है। उसमें आपके पास बोलने का कोई ऑप्शन नहीं। अब आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, हो सकता है आप 3 देके कुछ कहना भी चाहते हो। तो कुछ एप्लीकेशन वाले तो नहीं देते, मेरा मतलब है प्लेटफॉर्म्स नहीं देते ऑप्शन बोलने का, मतलब वो क्लोज एंडेड रखते हैं। और कुछ आपको स्टार्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन देते हैं कि आप लिख दीजिए कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं। तो ये है क्लोज एंडेड, जिसमें आप बस हाँ या ना करके रुक जाएंगे, आगे आपके पास चांस नहीं होता। और ओपन एंडेड का मतलब होता है आप बोल सकते हैं आपकी राय क्या है, आपने हाँ तो कह दिया लेकिन साथ में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास बोलने का ऑप्शन होता है। एक्सीलेंट, गुड आंसर। लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सवाल आया था पीछे किसी भी रिसर्च टाइप में, इसे याद रखिएगा कि इसमें बहुत अहम है। किसी किसी में ये उतना अहम नहीं होता। इन साइंस एंड, ये किस में करते हैं ये वाला रिसर्च? क्वांटिटेटिव, ये आप साइंस में करते हैं, और नेचुरल साइंस में करते हैं, ये आप समझ गए होंगे द वर्ड पॉजिटिविज्म से, राइट? ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया क्वांटिटेटिव। वी कैन मूव यस फॉरवर्ड। गुड। ओके, मैं ऐसे मुख्तसर लिख भी रही हूँ और दे भी रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपको ये नॉलेज अगर आपने दिमाग में महफूज कर ली, बस वहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, जो खलत-मलत होती है चीजें एग्जाम में बैठकर, वो नहीं होना चाहिए। आप प्रिसाइज रखें और कंसाइज रखें अपने नोट्स, और याद उसी तरह करें, लेकिन उससे रिलेटेड जितने टर्म्स हैं तो आपके एग्जाम में गलती के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इतनी दफा रिविजन हो जाना चाहिए कि आपको सामने आने के बाद वो जो खलत-मलत होता है ना कि अरे ये तो मैंने उसमें क्वालिटेटिव में था या क्वांटिटेटिव में, फंसते जब है, वो नहीं होना चाहिए। वो उलझन आपके एग्जाम के टाइम में नहीं आएगी, उसकी एक ही शक्ल है कि आप रिपीटेडली रिविजन करते रहिए। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव, मेरा मतलब है टाइप। क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये सब टाइप्स ऑफ रिसर्च देख रहे हैं हम। ये फ्लेक्सिबल है, इसका ऑपोजिट हमने पीछे देखा है, क्या था बताइए? रिजिट। एक्सीलेंट। रिजिड एंड फिक्स एंड स्ट्रक्चर। नॉन सिस्टमेटिक है, इसमें कोई प्लान और सिस्टम के हिसाब से आप नहीं सकते, थोड़े बहुत चेंजेस आप बीच में करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेसेसिटी। इसके बाद ये सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव से आप एक पॉइंट समझ जाएंगे, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। कौन बता सकता है मुझे? ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट में ना मैम, फिर से बोलिए हाजा प्लीज। ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट सब्जेक्टिव। हाँ, अब इसमें सब्जेक्टिव वर्ड्स आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्लोज एंडेड होगा या ओपन एंडेड होगा? ओपन इसमें एंडेड हो क्वेश्चन, गया ये। वेरी गुड, यही मैं बताना चाहती हूँ। ये सब रिलेटेड टर्म्स है, बस वो जब टर्म्स नया ले लेते हैं ना और हमारी नजर से नहीं गुजरा तो हम भूल जाते हैं। अब सब्जेक्टिव से हमको एक और पॉइंट से यही समझ आना चाहिए कि ये ओपन एंडेड होगा, तभी सब्जेक्टिव हो सकता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जो साइंस ओनली साइंस के बाद वाला फेज आया था। बॉटम अप अप्रोच है, जो अभी हमने ऊपर देखा, उसका ऑपोजिट है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। S2G अनस्ट्रक्चर्ड है, पूरा प्लान नहीं होता, या आप इसको पार्शियली स्ट्रक्चर, मैंने लिख दिया कि कुछ हिसाब का प्लान होता है, कुछ चेंजेस की गुंजाइश इसमें रहती है।
बीच में हम अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में ये ऑप्शन नहीं होता था। कंप्रीहेंसिव एंड होलिस्टिक होता है, ये पूरे को कवर करता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलेगा। रिजिड और ये महदूद नहीं रहता। कंप्रीहेंसिव मतलब पूरा कंप्रीहेंड करता है, जो भी आप टॉपिक लेते हैं उसको। ये भी आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ बेस वाले टर्म्स अगर आपको याद है ना, तो आगे आप नहीं उलझ पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हम करते हैं किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए। कोई चीज आपके सामने है, उसे आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, और इसी के जरिए से इनोवेशन होता है कि कोई नया आइडिया, रूल, थ्योरी, प्रिंसिपल सामने आता है जब इंसान करता है तो। ओके, इसमें जो सैंपल है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, यानी पिछले का ऑपोजिट। क्वांटिटेटिव में हमने प्रोबेबिलिटी देखा, और इसका सैंपल साइज छोटा होता है। क्वांटिटेटिव में वो लार्ज होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये हम सब्जेक्टिव से समझ चुके हैं। इसमें जो लिटरेचर रिव्यू है वो उसका रोल जो है कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इनोवेशन वाले पॉइंट पर और एक्सप्लोर और विश्लेषण वाले में पीछे क्या ही लिटरेचर में क्या ही देखेंगे, वो तो इंसान के अपने काम होता है, उसके अपने इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है। फील्ड फोकस्ड होता है, आप इसको फील्ड में काम करते हैं, और ये नेचुरल सेटिंग होता है। नेचुरल सेटिंग का अपोजिट मुझे कौन बताएगा, एक टर्म होता है, एनीवन ऑफ यू? चलिए आगे आएगा तो मैं बताऊंगी इसका। ये उसके मेन पॉइंट्स हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अलावा मतलब तफसील है इसमें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आया वो स्टेटमेंट पॉइंट में देंगे, वो इस तरह मेरी तरह एक एक वर्ड में नहीं देंगे सवाल। आपको ये माइंड सेटअप लेके चलना है, इसलिए क्वेश्चंस देख रहे होंगे मुझे उम्मीद है आप लोग, और अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं पहले क्वेश्चन सब कवर करवाऊंगी आपको कुछ, ताकि आपके जो कुछ डाउट्स है वो मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि ये माइंड सेट बनाकर चलिए, तो वो आप बड़े बड़े से स्टेटमेंट्स लाते हैं इसी से। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो किसी भी अंदाज में मॉडिफाई करके क्वेश्चन लाएंगे, आप कहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह, और सही भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगला हमारा है डिडक्टिव। ये होता है टू वेरीफाई और प्रूफ द थ्योरी। आपके पास जो पहले से एक थ्योरी है उसी को आप वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सच है या गलत, या सही है या गलत, ये देखना चाहते हैं। ये G2S यानी जनरल को स्पेसिफिक जाता है। टॉप डाउन अप्रोच है, दोनों टर्म्स हम पीछे देख चुके हैं, इसलिए मैं तफसील नहीं ले रही हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, यानी जो डिडक्टिव होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो इंडक्टिव होता है वो क्वालिटेटिव होता है। अच्छा, इंडक्टिव रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी, पीछे देखा था हमने क्वालिटेटिव वाले में, ये फ्लेक्सिबल होता है, बहुत रिजिड नहीं होता है, और ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे बेस्ड होता है। टर्म्स सारे देख चुके हैं, इसलिए मैं तेजी से जा रही हूँ। आप टर्म्स नए आ जाए, आपको नहीं लगे कि नहीं याद है या नहीं समझे, तो मुझे टोक दीजिएगा प्लीज। ये टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ से देखिए। पहला है हमारा नैरेटिव। मुझे कौन बताएगा नैरेटिव से आपने क्या समझा? हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ टर्म है, इससे यकीनन पता सबको है। नरेशन, कुछ भी नरेट करते, कुछ बयान करते। एग्जैक्टली, बयान करना। जबरदस्त हाजरा। तो आप स्टोरी कुछ बयान करना चाहते हैं, तो हम जाहिर सी बात है टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें, तो आपके पास कोई पॉइंट है, आप उसको लिखते हैं या उस पर रिसर्च करके तफसील से रोशनी डाल के फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग है, टर्म इसके लिए रिलेट किया जाता है इस टर्म को इससे। लिटरेचर रिव्यू इसमें होता है, जरूरी होता है। लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, इंसान ने जो जिंदगी गुजारी है उसका अपना जाती एक्सपीरियंस होता है, उसको नरेट किया जाता है, उसको आप डिटेल करते हैं। यहाँ से आप समझ जाएंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत है इसके लिए। बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी इसमें आता है इसी के टाइप में, मतलब ये जो काम हम करते हैं ना, इस पे रिसर्च होता है ना। मसलन मुझे किसी बड़े आदमी की बायोग्राफी लिखनी है, तो मैं उनसे मिलकर फिर उनकी हिस्ट्री को स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उसके सारे पेजेस देखे जाते हैं, फिर वो लिखी जाती है। या ऑटोबायोग्राफी, जिस इंसान ने खुद भी जिया हो अपनी लाइफ, वो भी फिर पीछे से जाके एक बार अपनी जिंदगी को पूरा उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी जिसे हम बोलते हैं सीरा जातिया, और ये है सीरा, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टोरी टेलिंग कहा गया। स्टोरी टेलिंग से मतलब बयान लफ्ज में पे नहीं जाना आपने, रिसर्च करके उसको प्रेजेंट किया जाता है। ओके, मतलब रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसेस पूरा होता है इसमें। अगला है फिनोमिनोलॉजी, क्वालिटेटिव है, ये फिर से हम उसके टाइप्स देख रहे हैं। कॉमन थीम होता है एक, डिफरेंट पीपल सेम फेनोमेना। एक कोई फेनोमेना हुआ है, कोई वाकया हुआ है, कोई इवेंट या कोई हादसा या कुछ भी, या कोई एक लाइफ है किसी खास एरिया की, तो एक फेनोमेना जिसमें वो सब जीते, थीम इक्वल है, एक ही है वो, लेकिन उसमें बहुत से डिफरेंट पीपल होते हैं, तो उसमें आप जाके उनसे उनके तजुर्बे और उनका एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। टाइप ऑफ क्वालिटेटिव है ये, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस का मतलब इंडिविजुअल्स थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ द फेनोमेना। वो एक फेनोमेना, मसलन आपने आपको देखना है कि किसी बहुत बहुत ज्यादा पूल
कूलेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ लोग होते हैं, तो वो एक फेनोमेना है। अब उस फेनोमेना में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मसलन खालिद है, सौरभ है और बहुत से अमनान है। इमेजिन कीजिए उसमें से उन सब का अपना अपना क्या एक्सपीरियंस होगा उस मोस्ट कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो आप जानना चाहते हो। तो एक ही फेनोमेना में जो मुख्तलिफ अफराद हैं, उनके तजुर्बे क्या हैं और उनके वो कैसा महसूस करते हैं उसमें में रहते हुए, उस कोई नया इवेंट भी हो सकता है, तो ये हम उसमें देखते हैं और उस पर रिसर्चेस होती है और उसको लिखा जाता है। अंडरस्टूड? जी मैम। ठीक है। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी है अगला, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन आप जब रिसर्च के पीवाईक्यूज को रिव्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत वो लोग इसको फोकस करते हैं एग्जाम वाले। ये बाद में ग्लेजर और एंसेल्म स्ट्राउस के जरिए दी गई थी ये थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑन अ ग्राउंड बेस्ड प्रोसेस है, पर्टिकुलर एरिया से खास आप एरिया में करते हैं इसको। व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं, पिछले वाले से आपको क्वाइट सिमिलर लगेगा लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। इसमें एक टर्म आता है जिससे सवाल आया था, सैचुरेशन इसमें होता है। उन्होंने पूछा था शायद कि सैचुरेशन के रिसर्च टाइप में है। सैचुरेशन का मतलब होता है आप इसमें आखिरी हद तक जाते हैं और उसके आगे कोई मालूमात रह ही नहीं जाती, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब उस रिसर्च में जो आपका टॉपिक है, जो आपका थीम है, उस थीम के जो मालूमात जितनी हो सकती है उसके आप आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं, उसके आगे नो न्यू डेटा वाले पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं, जिसके आगे कोई पॉइंट आप नहीं छोड़ते, उसी को बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, इसमें टेस्टिंग नहीं हो सकती, आप उसी मालूमात देते हैं इंडिविजुअल्स के। क्वेश्चंस शुड बी ओपन एंडेड पूरा ग्राउंडेड थ्योरी में। सैचुरेशन समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, सैंपल साइज इसमें लार्ज होता है और जी उसके स्टेप्स होते हैं, इस पर सवाल आया था। ओपन कोडिंग होती है, इसमें ओपन कोडिंग होती है। फिर सेकंड में डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। पहले आपने कोडिंग पीछे एक दिन मैंने आपको बताया था कि आपने जो डेटा लिया है उसको आप उसमें एंट्री करने के बाद कैटेगरी में डालते हैं और उसको नाम देते हैं। ये वाला जो डेटा उसका ये नाम है, जैसे इमेज को आप एक कैटेगरी में ले लेते हैं, टेक्स्ट को आप एक कैटेगरी में ले लेते हैं। इंटरव्यूज के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन के जिम्मे में कुछ सवाल आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करके कोडिंग करते हैं, वो वाला कोडिंग होता है रिसर्च में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप डेवलपमेंट अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि आपने जो डेटा लिया वो कोडिंग वगैरह के प्रोसेस के बाद, एनालिसिस के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्या आपके माइंड में बन कर आया। फिर ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू कैटेगरीज, फिर जो कॉन्सेप्ट आपके पास आया उसको फिर आप कैटेगरी में डालते हैं और फिर अपनी एक थ्योरी फाइनल करके पेश करते हैं। लेकिन ये वही तजर्बे पे बेस्ड होता है, एक ग्राउंडेड थ्योरी, और ये फील्ड वर्क में होता है, फील्ड में उतर कर काम करता है इसमें रिसर्च। ओके, केस स्टडी है, ये भी क्वालिटेटिव। हम सारे क्वालिटेटिव की टाइप्स देख रहे हैं फिलहाल। इन डेप्थ स्टडी होता है, यूनिक इशू होता है, रियल सिचुएशन होता है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ये वही है, यूनिक इश्यूज में गया। यूज फॉर एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कम्युनिटीज। मसलन एक मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ तो ये कम्युनिटीज में होता है। मैं आपको यूपीएससी के एग्जाम का एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो मैं वही लिखूँ कि उसमें दिया हुआ था कि एक बहुत पतली सी सड़क है और उसपे एक आदमी उस रास्ते पर है जो खुद नहीं उठ सकता, और इतना पतला रास्ता कि बस गाड़ी गुजर के चली जाएगी और गाड़ी नहीं मुड़ सकती है, नहीं उससे कोई उतर सकता। वो इतनी पतली सड़क है। वो ऐसे ही केस स्टडी में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस निकालते हैं। आप उस आदमी को, वो गाड़ी पीछे नहीं पलट सकती, रुकने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो उसके ऊपर से गुजर जाएगी, या फिर वो उस आदमी को, उस एक आदमी को बचाएगी या गाड़ी के अंदर मौजूद 4 आदमी को बचाएगी। तो अब आपका सा ये सवाल बहुत उलझाने वाला था, सब पे आंसर्स आते हैं, सब पे केस स्टडी होती है। तो इस सिचुएशन को एक खास फेनोमेना है, एक पर्टिकुलर इशू है, इस इशू से आप कैसे निकलेंगे आपकी नजर में। आप उसको फिर पूरे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जो रिसर्चर होता है वो उसको फिर पूरा एनालाइज करेगा कि वो किस तरह बचा सकता है, क्या वो कोई तीसरा रास्ता निकालेगा कि दोनों को बचा ले जाए। फिर उसके बाद फाइनल। मैं बस आपको एक मिसाल दे रही हूँ, मुझे पीछे से कहीं याद आ गया तो ऐसा कोई केस स्टडी में मोस्टली इस जो टॉप लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसको इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना के फिर देते हैं कि आप उसमें से अपना जवाब निकालें। तो इस तरह का कोई यूनिक सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होता है जो सामने रखा जाता है, और रियल सिचुएशंस होते हैं उसमें से फिर आपको सॉल्यूशन देना होता है। गेट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस मैम।
ओके अगला हमारा फ्लेक्सिबल रिसर्च। सब में से मैंने रिसर्च वर्ड नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग मुझे उम्मीद है कि अंदाजा कर रहे होंगे सब टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो सब में मिक्स्ड रिसर्च, फ्लेक्सिबल रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वर्ड मैंने नहीं लिया। मैंने आपको बताया मैं हर इजाफी वर्ड से बचती हूँ नोट्स में, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बचना चाहिए। बहुत फ्री होता है, ये फ्रीडम होती है, इसमें बहुत आज़ादी के साथ आप कर सकते हैं, कोई रिजिडनेस नहीं होती इसमें। सब्जेक्टिव नेचर है वो आप अंडरस्टूड है जब फ्लेक्सिबल देखिए आप, कुछ खास इसमें नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि एक जो रिसर्च है, मसलन आपका रिसर्च है वो दो तीन टाइप उसमें मिल सकता है। मेरे एक रिसर्च, चलिए कोई भी एक मैंने रिसर्च किया, तो वो रिसर्च आपका कई टाइप्स इसमें से हो सकता है कि इंडक्टिव या डिडक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में से दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो एक ही रिसर्च का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडक्टिव हुआ खत्म, ये नहीं, इसमें से कई टॉपिक्स उसमें कवर हो सकते हैं। हो सकता है ग्राउंडेड थ्योरी भी इसमें आ जाए। मैं आपको मिसाल देना चाह रही हूँ, तो एक रिसर्च में कई टाइप्स की खसूसियात जमा हो सकती है, आपने ये समझना, ठीक है। अच्छा अगला है हमारा मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों की जो फीचर्स हैं, खसूसियात है, वो आ जाए, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिसर्च, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड आप समझ गए पीछे, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, असल में सिस्टमेटिक होता है, डेटा सैम्पलिंग टेस्टिंग ऑल प्री डिसाइडेड। ओके डेटा का जो काम होता है, यानी डेटा जमा करने का जो काम होता है, सैम्पलिंग वाला जो प्रोसेस होता है, मरहला होता है, और टेस्टिंग यानी एनालिसिस जो आप करते हैं, ये सब कुछ इसमें डिसाइडेड है, पहले से प्लान होता है कि मुझे कितना डेटा लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है, किन किन लोगों से लेना है, किस तरह का डेटा जमा करना आपका मकसूद है, और जमा करने का सोर्स क्या होगा, क्या आप क्वेश्चन बना के लेंगे, इंटरव्यू करेंगे, जो भी है। तो यहाँ फाइनल रखते हैं। फिर सैम्पलिंग, कौन से लोग हैं, किस एरिया के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, ये आपका फाइनल रहता है, पहले से ही प्री डिसाइडेड होगा। और फिर एनालाइज आप उसको कैसे करेंगे, इसका सब स्टेज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का सारे में जितने भी मराहिल है वो सब मरहले आपके पहले से प्लान होते हैं, आपके ने कंफर्म किया होता है कि आपको इसी तरह जाना है। ओके दूसरा है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। अनसिस्टमेटिक होता है, ये प्लान नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता, इसलिए फ्लेक्सिबल हो जाता है प्रोसेस इसका, और एवरीथिंग इज अनप्लान। आप इसमें बिल्कुल अनप्लान तरीके से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जिस मरहले में पहुंचते हैं वहां फिर देखते हैं कि आगे कैसे चलना है। जैसे कि कोई मैसेज किया है लेकिन मैं नहीं देख पा रही, ओके ये सॉरी किस तरह हम समझिए नहीं, खैर। तो इसमें अनप्लान होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप सोचते जाते हैं कि आपको कैसे चलना है, आप पहले से प्लान प्री प्लान नहीं रखते कुछ भी। एक्सपेरिमेंटल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च टाइप। ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, कंट्रोल्ड फैक्टर होता है, डिफरेंट इसमें वेरिएबल्स होते हैं। आपको ये एक मैं इस चैप्टर है की तरह देखूंगी, और मैनिपुलेशन, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ आपको समझाने के लिए। ऑब्जर्वेशन होता है इसमें, आर्ट, ये सारे इसमें होते हैं, ये सारे काम इसमें होते हैं इस वाले रिसर्च में, ठीक है। आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था और फिर हमने उसको बीच में छोड़ दिया था, नेचुरल सेटिंग, उसी का ऑपोजिट वर्ड है आर्टिफिशियल सेटिंग। आप मुझे समझाएंगे आप लोग कि दोनों क्या होता है, हु कैन ट्राई। मैम नेचुरल सेटिंग जो कि हमारे माहौलियात है, और आर्टिफिशियल सेटिंग जो कि मसनूई हो, जो बनावटी हो, जो कि एक्सेलेंट, सिमुलेशन लेबोरेटरी जबरदस्त, टाइप। उम्दा, जबरदस्त। जैसे कि लेबोरेटरी, जो साइंस के तजर्बे लेबोरेटरी में होते हैं वो आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, और नेचुरल सेटिंग में जैसे ग्राउंडेड सोशल एक्सपेरिमेंट्स और सोशल तजर्बों पे बेस्ड जितनी है, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब नेचुरल सेटिंग में था। हमारा नैरेटिव जो था रिसर्च टाइप, वो नेचुरल सेटिंग में होगा ऑब्वियस। तो आर्टिफिशियल होता है जो आप बनाते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड आंसर। कॉज एंड इफेक्ट इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि चाय वाली मिसाल हम लेते हैं जो कि अक्सर दी जाती है कि चाय पीने से नींद कम आती है या ज्यादा आती है, ठीक है। ये आपका स्लीप है, ये ठीक है, ये स्लीप है। तो इसको आप जो कम और ज्यादा करते हैं, तो ये मैनिपुलेशन है कि 2 कप चाय पीने से किसी आदमी की नींद कम होगी या ज्यादा होगी। तो ये वाली जो चीज है इसको आप मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और इस पे आप इफेक्ट देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉज। ये रीजन है, वजह है, सबब है, और ये असर है उसका, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है। इस पे हम मैनिपुलेशन करते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसको भी रिसर्च में उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसे पौधे में पानी डालना, कम पानी डालना, ज्यादा पानी डालना, तो उस पानी डालने को अमल को, पानी को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, मतलब ये मैनिपुलेशन है, और उसका जो असर होता है उसको हम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारी, किसी को मतलब नींद में अब
मैं आपको बताऊं, इसमें एक रोशनी भी हो सकती है, लाइटिंग भी नींद को मुतासिर करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह से करती है। ये कभी कभी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, कुछ लोग लाइट सो सकते हैं, कुछ लोग नहीं सो सकते हैं। तो आपके पास ये अभी दो फिलहाल वेरिएबल्स, मैं आपको बस एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। ये दो वेरिएबल्स है, कुछ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर कोई दिन के टाइम सोता हुआ धूप के एरिया में, तो उसमें आप लाइट को नहीं कर सकते वेरिएबल। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल सिटी में यानी इंसानों के बनाए हुए किसी सिचुएशन में होते हैं, तो आप कंट्रोल कर भी सकते हैं। तो इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स कभी कंट्रोल होता है, कभी अनकंट्रोल होता है। जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके बस में होता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल फैक्टर या वेरिएबल। जिसको आप नहीं कर सकते उसको आप नहीं बोलते। जब मैं वेरिएबल के चैप्टर पे आपको करवाऊंगी तो मैं और डिटेल बताऊंगी। यहाँ इतना समझ लीजिए कि आपके पास जब आप रिसर्च करते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, मोस्ट ऑफ द रिसर्च के जो पॉइंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा अप्लीकेबल है साइंटिफिक रिसर्च में। हमारे जो लिटरेचर वाला रिसर्च होता है, उसमें बहुत सी चीजें आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसका एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो आपने ये याद रखना है बेसिक पॉइंट कि बहुत ज्यादा ये सारी रिसर्च साइंटिफिक है। जमीन और चाय पौधे वाली जो मिसाल हमने ली, वो सब साइंटिफिक रिसर्च है। और साइंस के रिसर्च के जितने पॉइंट्स हैं, वो ज्यादातर एप्लीकेबल होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। तो जब आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जैसे पौधे पे आप करें, तो उसमें आप पानी भी देते हैं, सूरज की लाइट भी चाहिए उसको, प्लस उसको खाद भी चाहिए। तो ये सब चीजें उसमें वेरिएबल्स हैं। उसमें से कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ को अनकंट्रोल होता है। आपको किस पे रिसर्च करना है? अगर आपको पानी का असर देखना है, तो आप पानी को मैनिपुलेट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उसी को कहते हैं मैनिपुलेशन, यानी कम ज्यादा करना। वो आपके कंट्रोल में है। और वेरिएबल्स, उसमें जितने डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसको आप कुछ कंट्रोल करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। वो फिर वेरी करता है कि आपकी रिसर्च क्या, आप करना क्या चाहते हो। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सेटिंग, इसमें कॉज और इफेक्ट होता है। ये क्या है सारे मैंने आपको ब्रीफली समझाया, मुझे उम्मीद आप लोग समझ गए। इज इट क्लियर? यस मैम। ये सब एक्सपेरिमेंटल में हो सकता है, या आर्टिफिशियल सेटिंग होता है, यानी जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव से आप बताइए मुझे क्या डिस्क्राइब वर्ड। बहुत आप लोगों ने देखा है, बिकॉज हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं, इससे हम लोग हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। बताइए तो डिस्क्रिप्टिव टर्म से क्या समझा आपको पता? किसी भी चीज को वाज़ेह तौर पे बयान करना। हाँ, जो चीज हो तो आपको बस बयान कर देना, एक्सप्लेन कर देना, सामने लाना। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि जो है आपको बस बयान करना है। ये पॉइंट आपको बस इसमें याद रखना है, आपसे गलती इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं होगी। डिस्क्राइब द थिंग्स एज इट इज। जो चीज जैसे है उसको वैसे ही तफसील के साथ बयान करते हैं, उसको आप बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन वी हैव एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर वर्ड्स आया इसके। और एक्सप्लेनेटरी में हम लोग बहुत उलझते हैं, तो याद रखिएगा ये एक्सप्लेन रिसर्च से याद कर लीजिए, बिकॉज मैं भी बहुत उलझती थी एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी से। तो मैंने उसको ना इसका टर्म क्वाइट चेंज किया। मेरा दिमाग जो याद रख सकता था, मैंने इसको एक्सप्लोर रिसर्च और एक्सप्लेन रिसर्च से याद किया था, तो मुझे याद रहा था। बिकॉज ये जब ट्री लगाते हैं ना इसमें, तो वो कंफ्यूज करता है। नोन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं इसको, फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं, पायलट स्टडी भी कहते हैं। तो ये सारे, मैम बताइए मैम ये प्लीज। रिसर्च डिजाइन में आता है या टाइप ऑफ रिसर्च में आता है? हम टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं शाजिया, ये टाइप है। यस यस मैम, लेकिन ये मैं कह ये उसमें आता है या डिजाइन में आता है इसका शुमार? ये टाइप मैंने जो टाइप पहले पढ़ा है वो डिजाइन में पढ़ा है जी। एक्सप्लोरेटरी को आपने डिजाइन में पढ़ा है? जी जी, वही हम पूछ रहे हैं कि शायद हमने गलत पढ़ा हो। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिसर्च। ओके ओके। ठीक मैम है, एक्चुअली डिजाइन के अंदर भी इनका मेंशन है कि किस स्टेप के अंदर आपको किस तरह के रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, तो कोई हाँ हो बहुत सकता है ये जरूरी टर्म नहीं यूज है। होगा, कोई टर्म यूज हो, बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ के अलावा ये कहीं भी यूज होगा। लेकिन किस तरह यूज होगा ये आपको समझना है। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन ऑफ ओके रिसर्च का कोई स्टेप होगा, मरहला, जिसमें आप ओके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ओके जब रिसर्च करते हैं ना, डिजाइन जब आप करते हैं, तो उसमें एक्सप्लोर एक आपका कोई मरहला होगा, कोई स्टेज होगा, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर। ठीक है, उसको जहाँ भी आपने ओके किया जाके क्रॉस चेक कीजिएगा फिर से। ठीक है, या फिर आप मुझे ओके शेयर कर दीजिएगा, मैं देख। ओके मैम। ऑलराइट, तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी, मैं आपको बता रही थी कि एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी दो ऐसा रिसर्च है जो सबको बहुत कंफ्यूज करता है, और आप इसमें उलझते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि मैंने इसको एक्सप्लेन रिसर्च और एक्सप्लोर रिसर्च से याद रखा था, क्योंकि जो आगे वाला पार्ट है वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये तो एक बात थी। इसको फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं। फिजिबिलिटी से बस इसके नाम है। अब होगा ये कि अगर आपको इसके पॉइंट्स याद हैं लेकिन इसके नाम नहीं याद है, तो अगर वो पायलट स्टडी से कोई स्टेटमेंट बना के देंगे तो ऑब्वियस हम गलती करेंगे, इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए।
टू एक्सप्लोर समथिंग, एक्सप्लोर वर्ड ही इसमें आया हुआ है। न्यू इंसाइट, आपको नई बसीरत मिलती है, किसी चीज के बारे में आप अपनी समझ में इजाफा करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करना चाहते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइडियाज, ठीक है, आइडियाज को आप डिस्कवर करते हैं, न्यू सिचुएशन उसमें से निकालते हैं, यानी उसके न्यू सिचुएशन को स्टडी करते हैं। ओनली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, इसका मतलब ये है कि आप इसमें टेस्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मुलेशन करेंगे, टेस्टिंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड है ये, एम्बिगियस एंड कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि वो है क्या, जो बहुत कंफ्यूजिंग और मुबहम से मसाइल हैं उसको आप समझ करना चाहते हैं और उसका फिर रिकमेंडेशन या सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस नहीं समझ, नहीं समझ आया? अच्छा, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च है अगला हमारा, स्टडी इवेंट ऑफ पास्ट, माजी में कोई हादसा हुआ, अकर हुआ, कुछ भी हुआ था, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, उसको हम देखते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल से आप समझ गए कि रिलेटेड टू पास्ट है। नो हाइपोथेसिस, बिकॉज चीज हो चुकी है तो आप क्या ही बनाएंगे, हाइपोथेसिस तो हम बनाते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, वो फ्यूचर से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, और ये तो पास्ट में चीज हो चुकी है, तो इसलिए आप हाइपोथेसिस नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वाकया होके जा चुका है, यानी वक्त गुजर चुका है। मैनिपुलेशन नहीं हो सकता इसमें, और जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। इस तरह के सवालात आए हैं, इसलिए मैंने पॉइंट ऐड किए, बिकॉज वो आपका कोई स्पेसिफिक हादसा था, जैसे कि किसी जंग में स्टडी किया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो चुका, खत्म हो गया, अब उसमें ना मैनिपुलेशन करेंगे, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और वो जो एक स्पेसिफिक जंग थी या उसकी कुछ सिचुएशन था, उसको आप आगे भी जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरा हुआ वाक्य है जिसको आपने बस पढ़ के स्टडी करके अंडरस्टैंड करके सामने प्रेजेंट करना होता है दुनिया को। इसमें क्रिटिसिज्म होता है, एक टर्म है, ये पीछे सवाल या तो गालिबन आया था, आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन आ सकता है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है। अभी स्टेप्स में देखिए तो आपको समझ आएगा। आपने पहले डेटा लिया, फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब तनकीद, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी होता है इसमें इस स्टेज में, और इंटरनल क्रिटिसिज्म भी होता है इसी स्टेज में, दोनों होता है, और उसके बाद फिर फाइनल कंक्लूजन आता है। बिकॉज हिस्ट्री में जब भी आप कोई नया वो आता है सामने, वाकया पीछे का गुजरा हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ तारीख से रिलेटेड कोई चीज मिलती है, फिर उस पर डेप्थ स्टडी होती है, तो फिर उसके बाद से दूसरा उसका खुलासा होता है, दूसरे ऐसे पहलुओं का जो उससे पहले सामने नहीं आया होता। तो जब ये होता है तो इस प्रोसेस में उसको तनकीद उस पर किया जाता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ताकि उसको साबित किया जा सके कि वो सही है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी दूसरे को लग रहा है, उसके एस्पेक्ट्स को सारे नेगेटिव और पॉजिटिव को, और उसको साबित करने के लिए, बिकॉज कोई बोलने वाला इंसान नहीं है कि मैंने देखा था, मेरे सामने ही ये चीज हुई थी। कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कई साल पुरानी, तो आप उसी चीज से बस उसको स्टडी करके समझना चाहते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि किसी से बात करें, किसी आई विटनेस को, आईनी शाहिद को सामने लाएं, ये सारे ऑप्शंस नहीं होते इन सम केसेस। तो आप उसके लिए उसको फिर क्रिटिसाइज करते हैं, उसको तनकीदी नजर से देखते हैं और स्टडी करते हैं। ये एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली भी होता है, ताकि उसको आखिरी हद तक, जिस हद तक बेहतर तौर पर समझा जा सके, उसको समझ लिया जा सके। तो जब तनकीदी नजर से उसको देखा जाता है, तो उसके जो गलतियों के यानी इम्कानात होते हैं वो कम हो जाते हैं, इस तरह से फिर फाइनल कंक्लूजन दिया जाता है। Got the point? यस मैम। यस मैम। ओके, बोल दिया करें तो मुझे पता चलेगा, रिपीटेशन की जरूरत नहीं, और जहाँ जरूरत हो बोल सकते हैं आप लोग। अगला है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। आप समझ गए, एनालाइज करने से स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कंटेंट, नो न्यू डेटा, आपके पास पहले से कोई मालूमात है पुरानी, उसी को आप एनालाइज करना चाहते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड डेटा आपके पास अवेलेबल है, बस उसी को एनालिसिस करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं या करेंगे, जिसमें आप लोग लिखते हैं अरबी में, आपके टॉपिक के अमूमन आगे लिखा हुआ होता है, किसी ने कुछ रिसर्च में किया हो तो अभी तक देखा होगा आपने, दिरासतुन तहलीलिया, मतलब एनालिटिकल स्टडी, जो पहले से चीज हुई भी है और वो मौजूद है मालूमात, वो उसमें आप करते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी आपको, गादा समान में मैं सूरत रजुल की रिवायत गादा समान देख रही थी, तो मेरा भी टॉपिक था दिरासा तहलीलिया, उस वक्त था, मतलब मैं उसी को एनालाइज करूंगी जो पहले से मालूमात है, उसको बोलते हैं रेडीमेड डेटा, आपके हाथ में होता है, आप उसी को फिर एनालाइज करके प्रेजेंट कर देते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव क्रिटिकल यानी तनकीद भी करते हैं आप उस पर, तहलील एनालाइज करते हो, तभी आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं सामने।
अच्छा, एक्स पोस्ट फैक्ट है, ये क्वांटिटेटिव है, आफ्टर द फैक्ट एंड इवेंट्स है। अभी मतलब हाल ही में, माजी गुजरा हुआ ही वाक्य होता है, ये एक्स हो गया, पोस्ट फैक्टो गुजर चुका है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही जो हादसा कर होता है उसी पे ही होता है, आफ्टर द फैक्ट और इवेंट, लेकिन कुछ टाइम पहले ही हुआ होता है। और जो हिस्टोरिकल होता है वो कभी भी हो सकता है, कभी कभी 100 साल पुराने पे भी होता है, कभी कभी कई 100 साल पुराने पे भी होता है। जैसे अभी न्यूज में कुछ आ रहा था ऐसा कि एक कश्ती का कुछ पार्ट मिला, तो उसको बोला जा रहा था कि वो नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वहां से रिलेट कर रहे थे लोग, तो वो तो आप साल काउंट भी नहीं कर सकते शायद, तो हिस्टोरिकल में वो होता है। लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टो वाले में ये खास बात है कि अभी रिसेंटली वो हादसा हुआ था, लेकिन माजी में हुआ था, बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। स्टडी ऑफ द इवेंट, इंसिडेंट और फैक्ट जो हो चुका है, टू नो द इफेक्ट कि उसका असर क्या हुआ था, कॉजल कंपेरेटिव, आप इसमें कंपेयर करते हैं उसको, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल इसको बोलते हैं, इवेंट इन रिसेंट पार्ट रेस्ट्रो एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्की में जलजला हुआ था पिछले 1-2 साल पहले, कुछ टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, तो जब वो अकर हुआ तो वो हो गया हादसा, वो तो एक आसमानी कहते हैं कि हादसा, उसके बाद फिर लोग उतरते हैं फील्ड में और फिर उसको स्टडी करते हैं कि ये जो हादसा हुआ था उसके बाद उसका जो असर था किन लोगों पे कैसा हुआ, और उनका उन्होंने कैसा महसूस किया, उनके तजुर्बे कैसे रहे। कभी कभी बहुत बहुत तकलीफदा सवालात से उन लोगों को गुजरना पड़ता है, तो ये होता है नॉर्मल, कोई नॉर्मल हादसे भी हो जाए, जैसे कि अभी आपने सुना था कुछ मजदूर फंस गए थे, ये बहुत करंट न्यूज है, एक टनल बनाते हुए, टनल के अंदर ही, और वो अंदर चला गया था जमीन के बहुत, तो फिर वो निकले, उनके बाद फिर उनसे मिलकर लोगों ने पूछा कि ये जो हादसा हुआ, तो उसी को बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर, फिर उस पर रिसर्च होता है ताकि वो दोबारा अगली दफा इस तरह की जो हादसे हैं उससे कैसे डील किया जा सके, इसलिए ये रिसर्च होता है। मैम ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब ये पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, ये पहले जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, या तो मुझे भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके लिए दूसरा टर्म यूज था, ये मैं अंडरलाइन करूंगी, आपको मैं कल कंफर्म करूंगी। गुड क्वेश्चन आजा, लेकिन इसको या तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, ये मैं अंडरलाइन करके क्वेश्चन लगा रही हूँ, मैं आपको कल कंफर्म करूंगी, ठीक है। आई थिंक मैंने टाइपिंग के टाइम कुछ गलत की। ऑल राइट, हो गया, क्लियर हुआ, आगे चले। यस मैम। दूसरा है हमारा इवोल्यूटिव रिसर्च, ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, इतना डीप की इसको जरूरत है अंडरस्टैंडिंग, आपको सिर्फ नाम से भी आप इसमें इवोल्यूट करते हैं द एंटायर रिजल्ट लाइक स्टडी एनी पॉलिसी, आपके सामने कोई पॉलिसी जब आती है, फॉर एग्जांपल आपसे जुड़ा हुआ है ये पॉइंट, एनईपी 2020 जब आया, तो वो ड्राफ्ट जब आ जाता है, एक नई पॉलिसी, एक नया कानून, एक नया रूल, कुछ भी नया बनता है जब, तो उस पर वो जब सामने आता है तो फिर उसको डिटेल स्टडी की जाती है, और उस पर फिर लोग अपना इवोल्यूशन देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, इस पर बड़ी बड़ी टीम काम कर रही होती है, तो आपने देखा होगा पब्लिक से कितने ही लोगों का बहुत सी चीजें इस पर पब्लिश हुई होगी, बहुत सी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए होंगे अभी तक एनईपी 20, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूएशन, इवोल्यूटिव रिसर्च, ठीक है। डायग्नोस्टिक है अगला हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग थिंग्स, जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, सबब क्या है, उसको देखने के लिए आप ये रिसर्च करके डायग्नोज करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं तशखीस करना किसी चीज की, डिफिकल्टीज या परेशानी या जो मसाइल हैं, किसी प्रॉब्लम का रीजन, सबब, उसको जानने के लिए, उसकी तशखीस के लिए ये स्टडी किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई बीमारी ले लीजिए कि शुगर, शुगर की जो बीमारी है वो बहुत आम होने लगी, ये आप मेडिकल में बहुत ये टर्म सुनते हैं, तो किसी को हुआ तो उसको डायग्नोस हुआ, तशखीस हो गई, इसमें ये जो रिसर्च होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च, इसमें हम सबक देखना चाहते हैं कि इस फेज में ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों गई है, तो लोगों को पता चलता है कि चीनी खाने लगा, या वो, या कुछ एरिया में खास तौर से शुगर बहुत ज्यादा आम हुआ, तो स्टडी होती है, फिर पता चला कि कोई नई कंपनी आई है जिसमें शुगर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह की चीजें, तो उसमें डायग्नोज करना चाहते हैं कि वो जो चीज हो रही है, जो मुश्किल पेश आ रही है, उसका सबब क्या है पीछे, या बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। हाँ, ये था एक्सप्लेनेटरी जो मैं बता रही थी, तो एक्सप्लेन है, आप इसको एक्सप्लेन रिसर्च और एक्सप्लोर रिसर्च से याद करेंगे तो आसान होगा। वाई का जवाब देना चाहते हैं आप, एम आई ऑडिबल? यस मैम। नहीं, अच्छा, है मैम, ऑडिबल है। शुक्र है। क्यों ठीक है, शुक्र है। क्यों का जवाब आप तलाश करना चाहते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एक महदूद आपको मालूमात आपके पास होती है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं,
प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड। तो अब अपनी जो रिसर्च आपकी जो मालूमात है उससे आप ये देखते हैं कि जो परेशानी है वो क्या है, उसको आप वाज़ेह तौर पर डिफाइन करते हैं, डिटेल्ड में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और फिर बताते हैं कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इट्स प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, उस जो उस टॉपिक से रिलेटेड मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं, ये आप एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो आप देखते हैं जो महदूद मालूमात है उसमें डिटेल रिसर्च करके उसको मजीद उसमें क्या कहते हैं कि वजाहत करते हैं, और आगे के चांसेस या इम्कानात क्या है ये बताते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करते हैं। को रिलेशनल रिसर्च, को रिलेशनल रिसर्च आप लोग मुझे पहले बताएंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। कम ऑन जी, कोरिलेशन में तो दो चीजों में इसमें कुछ पॉइंट्स अगर पढ़ी बगैर रिलेशन बताइए तब मैं देखती हूँ। हाँ, दो कोरिलेशन, आप रिलेशन से कोरिलेशन देख लीजिए। इसमें रिलेशन यानी ताल्लुक क्या है, किन्हीं दो चीजों में ये देखना चाहते हैं हम इस रिसर्च में। अब इसके टाइप्स होते हैं, टू नो रिलेशन इन प्रेजेंट, इज प्रेजेंट और नो, इसके बहुत मुख्तलिफ। एक तो आप ये देखना चाहते हैं कि कोई ताल्लुक है भी या नहीं दो चीजों के बीच, एक इसके लिए रिसर्च होता है। कभी कभी आप डिग्री ऑफ रिलेशन देखना चाहते हैं कि जो रिलेशन ताल्लुक का जो लेवल है एक दूसरे दो चीजों के दरमियान किस हद तक है, कहाँ तक जाता है। तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, कभी हम चेक करते हैं, ये क्या है मैं भी बताऊंगी। और ये नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, तजर्बा आप नहीं करते, जो चीज एग्जिस्ट है वो बस देखते हैं कि एग्जिस्ट है रिलेशन या नहीं, किस लेवल का रिलेशन एग्जिस्ट करता है या किस डायरेक्शन का। जो डायरेक्शन है उसको मैं बताती हूँ, डिग्री आप लोग समझ गए ना, ये तो इजी है कि है या नहीं रिलेशन है, उसमें आपने देख लिया हाँ या ना बस बता देते हैं, ठीक है। दूसरे में आप देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है, डिग्री कितनी, कितने लेवल का रिसर्च है, क्या बिल्कुल हाईली रिलेटेड है दोनों या कम ताल्लुक है दोनों में जरा। और डायरेक्शन में हम ये देखते हैं कि दोनों एक साथ पॉजिटिव जा रहे हैं, मसलन बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा हो जाएगा, मुझे अभी यही याद आ रहा है तो आपको बता रही हूँ। तो दोनों में ज्यादती ही हो रही है, तो इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और कभी आप देखते हैं कि कभी आप देखते हैं कि गर्मी ज्यादा होगी तो क्या चीज कम होती है बताइए, बीमारियां कम होने लगती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। और जब एक ही डायरेक्शन पर दोनों ज्यादा हो रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं तो उसको पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, कोई सवाल है तो बताइए। इससे मुझे एक क्वेश्चन अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाई, जो डिग्री वाले में हम देख रहे हैं ना, डिग्री में यही होता है ना कि हाई है, लो है, मीडियम है, जो रिलेशन है कितना है। तो उसमें हाई को रिलेशन से सवाल आया था कि वो कितना जाता है। तो इसमें ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, ए में दिया था उन्होंने -87, बी में ऑप्शन उन्होंने दिया था 0.87, सी में उन्होंने दिया था 2.4 और डी का ऑप्शन था 1.8। तो इसका जो आंसर था, मतलब रिलेशन जो हाई तो रिलेशन जब बनता है किन्हीं दो चीजों में तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो उसका आंसर था 0.87। आ गया था सामने और मुझे याद था तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए और शायद काम आ जाए। उसके बाद है ये, इसमें क्लियर हो गया, आगे चले, मूव फॉरवर्ड, यस मैम। या मैं रिपीट करूँ कोरिलेशन रिसर्च को? ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा हो तो बता दीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दो आता है, लॉन्गिट्यूडनल, कभी टाइप पूछ लेंगे इसलिए बताइए, अलग से भी डील करते हैं इसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़ता है यहीं से। डिस्क्रिप्टिव में लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, इन दोनों को इसी के टाइप में रखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं कि आपका एक ही वेरिएबल है, लॉन्ग टाइम आप उसको स्टडी करते हैं। मसलन हायर एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन के टॉपिक में एक जॉन डीवी नहीं है, मैं एजुकेशनल फिलोसफर का नाम भूल गई हूँ, एक फिलोसफर है जॉन डीवी नहीं है, वो कोई और है, नाम से निकल गया। तो उनके 3 बच्चे थे, तो उन्होंने बच्चों चाइल्ड साइकोलॉजी पे उन्होंने बहुत बड़ा काम करके थ्योरीज दी हैं।
उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने तीनों बच्चे पर रिसर्च किया था। तो उनके लिए पॉसिबल था कि वो लॉन्गिट्यूडनल करें मतलब वो बच्चा 1 साल का हुआ, पैदा हुआ, 6 महीने में उसका रिएक्शन क्या है, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 6 महीने का हुआ, तो वो चीज़ों को कैसे कैच कर रहा था, कैसे सीखना चाह रहा था, कैसे देख रहा था। जब वो 3 महीने का साल का हुआ, तो वो क्या कर रहा था, कैसे सीख रहा था, जब वो उसको सिखा रहे थे। तो उन्होंने अपने बच्चों पर स्टडी करके थ्योरी पेश की थी। वो उनके अपने बच्चे थे, उन्होंने उसको 15 साल तक ऑब्जर्व किया या 25 साल तक में भी, फिर उन्होंने थ्योरी दी थी। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसमें आपका जो वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिलोसफर जो थे, एजुकेशनल फिलोसफर, नाम मैं भूल गई हूँ, उनके अपने बच्चे थे, उन्होंने उसी वेरिएबल को, हाँ वेरिएबल नहीं बदला, उन्हीं बच्चों को स्टडी किया 25 साल तक या जितने भी साल तक किया। तो वेरिएबल सेम था, वो बदला नहीं, और टाइम बहुत लंबा था, डिफरेंट था, यानी उसके हर फेज में उन्होंने देखा। ठीक है। अब मैं आपको इस मिसाल देती हूँ क्रॉस सेक्शनल और इसकी, कि आप लगाते हैं गुलाब के पौधे बहुत सारे, और आप उसके हर स्टेज को स्टडी करना चाहते हैं कि गुलाब का पौधा जब आप उसको लगाते हैं, जब उसका बीज निकलना शुरू होता है बीज से वो पौधा, तो क्या क्या उसको नीड होती है या फिर वो कैसा होता है। इसी तरह जब वो बड़ा होता है, 2 साल तक आप उसकी केयर करके देखना चाहते हैं, तो आपने मसलन गमले लिए, अब आपको तो एक पॉइंट तो ये कि आप उसको 2 साल तक ऑब्जर्व करते रहिए। इसमें आपके अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, क्या बता आप उसको देख पाए 2 साल तक कंटिन्यू या नहीं ऑब्जर्व कर पाए। उसके बाद वो जितने पॉइंट्स आपके बनते हैं आप उसको लिख पाए या नहीं लिख पाए। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, वो क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे एकदम नया, वो लगाएंगे। दूसरा पौधा वो लेंगे जो जिसको 6 महीने का अरसा गुजर चुका है। तीसरा वो लेंगे जिसको 3 महीने का अरसा गुजर चुका है। इस तरह वो हर एज का पौधा ले लेंगे। एक को लेंगे वो जो 2 साल का गुजर चुका है। अब उनके वेरिएबल्स तो बदल गए। आप वो देखेंगे कि ये वाला कैसा रिएक्ट करता है, या किस तरह बड़ा हो रहा है, या किस तरह इसकी नीड क्या है, इसके पत्ते कैसे हैं, इसका फूल कैसा होता है, और जो ये 3 मंथ वाला है ये कैसा कर रहा है, 2 साल वाला है ये कैसा कर रहा है, और वो 6 महीने के अंदर में या महदूद टाइम में, मुख्तसर वक्त में स्टडी कर लेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। आपने ये जो टाइम क्रॉस हो रहा था ना, उसके लिए पौधे मुख्तलिफ कर लिया और स्टडी करके फौरन सबमिट कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। इसमें आप क्रॉस करते हैं टाइम को। और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसमें पूरा अरसा किसी पे लगाते हैं और उसको पूरी तरह से उसके हर एज को, हर फेज को, हर तब्दीली को ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया, रिपीट करूं? मैं आ कोहर्ट गया कोहर्ट स्टडीज। फिर से बोलिए, मैं नहीं समझी सवाल। 2 लोगों ने एक साथ बोल दिया। वन बाय मैम वन। लॉन्गिट्यूडनल में कोहर्ट स्टडीज जो है ना, उसका क्या मतलब है? हाँ, मैं वहाँ आती हूँ, उसके टाइप्स है, टाइप्स की तरफ आती हूँ। पहले आपको ये लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन समझ आ गया बच्चे? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। किसी का कोई सवाल नहीं है इसमें, मैं आती हूँ उसके टाइप्स पर चाहिए। ऑलराइट, तो ये था टाइप्स जो है इसकी। ट्रेंड स्टडीज है एक, तो लॉन्गिट्यूडनल की 3 टाइप्स है। अभी पिछले कुछ कहीं पे सवाल आया था, लेकिन मैं श्योर नहीं कोई नेट एनटीए का ही सवाल है। ट्रेंड स्टडीज है, डिफरेंट फेज एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सैंपल होता है इसमें। ठीक है, फेज भी अलग है और ग्रुप जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो भी अलग है, दोनों अलग है। ठीक है। जो पैनल स्टडी होता है वो ग्रुप सेम होता है ऑफ पीपल स्टडीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट वो तो एक ही है, लेकिन ओवर अ टाइम करेंगे, अलग अलग टाइम पे करेंगे, उसको आप पैनल स्टडी करते हैं। और कोहोर्ट स्टडी बोलते हैं, ये आपको कंपेयर वर्ड से याद रखना है। कंपेयर अ पर्टिकुलर आउटकम सच एज लंग कैंसर। अब इसमें आप करते हैं कि आपने देखा कि जो 24 साल के लोग हैं, उनको जो लंग की प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, और इसी तरह जो 40 के हैं उनको क्यों हो रही है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या आ रहा है। ठीक है, इनके असबाब क्या, और ये ज्यादा सफर कर जाते हैं, इनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इनको कम होती है, जो भी हो, ये इस तरह कंपेयर करते हैं किसी 2 ग्रुप को। या आप ये देखना चाहते हैं कि 24 वाले को होती ही नहीं है वाली प्रॉब्लम, लेकिन 40 वालों को हो रही है, तो क्यों हो रही है। तो उसमें आप 2 किसी भी मतलब पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं, उसमें आप कंपेयर करते हैं चीजों को। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। ऑल राइट, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए। बस क्रॉस में मैंने यही लिखा है कि डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, वन टाइम स्टडी होते हैं। अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की मिसाल याद रखेंगे ना, तो आपको क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल याद रहेगा इंशाल्लाह। तो वो क्रॉस सेक्शनल में आप तो मैंने बताया था कि आप जैसे कि आपको करना है 25 साल के बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 13 साल तक बच्चे कैसे लर्निंग करते हैं, उनकी लर्निंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे तब्दील होती है। तो आपने एक 1.5 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करना है, एक न्यू बॉर्न बेबी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, एक 6 महीने के बच्चे को एक ही टाइम पे करना है आप। एक आपके पास 1 साल का बच्चा होगा, एक 2 साल का बच्चा होगा, इस तरह आप हर फेज के बच्चे एक साथ ले लेंगे और उनको स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल।
और एक दूसरी शक्ल लॉन्गिट्यूडनल किए थे, एक ही बच्चे के बड़े होने के हर मरहले को आप ऑब्जर्व करें। हाँ, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बेस्ड यूज इन एथनोग्राफी में ये यूज होता है। एक टर्म है जो आपको उलझा सकता है, लेकिन इसको टाइप ऑफ रिसर्च के तौर पे भी देखा जा सकता है। रिसर्चर, सॉरी ये रिसर्च लिख लिया मैंने, ये रिसर्चर है, ER छूट गया इसमें। बिकम्स द पार्टिसिपेंट इंगेज इन द एक्टिविटी, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च बोलते हैं, जिसमें जो रिसर्चर है वो खुद भी एक पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करता है, और फिर वो उस मसला का आपको देखना है कि एक खास कम्युनिटी जो है उनके यहाँ किस तरह के मसाइल, सोशल इश्यूज हैं, या फिर हाँ सोशल कोई इशू आपने लिया, सोशल इश्यूज में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। आप ले लीजिए कि वीमेंस इश्यूज या गर्ल्स किस तरह के प्रॉब्लम फेस करती है, एक खास कम्युनिटी कोई भी हो सकती है वो, तो आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं कुछ टाइम के लिए, और जो रिसर्चर होता है वो उनका हिस्सा बन जाता है, और फिर वो ऑब्जर्व भी करता है और उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है। इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। इज इट क्लियर? एथनोग्राफी क्या मैम, ये एथनोग्राफी? ये एथनोग्राफी जो रिसर्च है ना, उसी में ये यूज होता है, ये वाला मतलब ऑप्शन होता है। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च एक अमल है, यानी ये जो काम है, एक्टिविटी, ये इस वाले रिसर्च में यूज होता है। एथनोग्राफी एक टाइप है। शायद एथनोग्राफी रिसर्च मैंने स्किप कर दिया क्या? हमने हाँ देखा मैम, पीछे? एथनोग्राफी। मैं आपको नहीं सुन पाई, रिपीट करें जरा अपना सेंटेंस प्लीज। एथनोग्राफी नहीं बताया है मैम आपने। अच्छा, एथनोग्राफी मैंने स्किप कर दिया, ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं। ओके, आगे पहले मैं देखूं कुछ और है तो उसके बाद मैं एथनोग्राफी की तरफ आती हूँ। हालांकि वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे टाइपिंग के टाइम पर मिस कर दिया। अच्छा ठीक है, पहले हम एथनोग्राफी देखते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जिससे भी ध्यान इधर आया है। एथनोग्राफी एक रिसर्च है। ये टाइप ऑफ रिसर्च में आता है, ये भी मैंने गलती से मिस किया है, ये मैं आपको टाइप करके ऐड करके इंशाल्लाह भेजूंगी। पहला पॉइंट जो मैं हमेशा शुरू में करती हूँ वो है क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद है ये कल्चर, बस एक टर्म याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा, ये स्टडी ऑफ कल्चर। इसमें आप कल्चर से रिलेटेड ये रिसर्च है। बहुत सवाल आता है इसी कल्चर वर्ड से रिलेट करके, बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, बस आपको ये याद रखना है। एथनोग्राफी है जो कल्चरल स्टडी है, एक तरह से डेली लाइफ को आप इसमें स्टडी करते हैं लोगों को, इसी कल्चर में कैसे लोग डेली लाइफ का जो उनका है ऑफ एनी स्पेसिफिक कल्चर, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टर्म इसी में यूज होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। इसमें ये वाला रिसर्च ऐसा है जिसमें जो पार्टिसिपेंट रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट बन जाता है। ये सारे इससे रिलेटेड टर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरप्रेटिव होता है, यानी आप इसमें डिस्क्राइब करते हैं किसी के तजुर्बे को। फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, मतलब इसमें फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग होती है। जो रिसर्चर होता है वो खुद जाके फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें से आप ना सेकेंडरी डेटा वाले फॉर्मेट पे नहीं जा सकते। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पता आप लोगों को, पीछे बताई थी मैं, राधा हाँ समान वाले जब मिसाल दे रही थी ना, मैं उसमें बता रही थी। तो ये वाला फर्स्ट हैंड, यानी इसमें प्राइमरी डेटा डायरेक्ट आपको जाके फील्ड में उतर कर उसका अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। किसी को डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये नेचुरल सेटिंग में होगा, ऑब्वियस है, कल्चरल है ना, तो आप लैब में क्या ही करेंगे इसको, नेचुरल सेटिंग में होगा ये, आर्टिफिशियल में नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर इसमें जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि आप वैल्यूज देखना चाहते हैं किसी सोसाइटी पे, इसी तरह आप किसी की वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप करते हैं। इसी तरह आप किसी के लैंग्वेज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, जैसे किसी को देखना है कि हिंदुस्तान में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है, और हर कुछ मीटर के बाद जो जबान बदलती है उसका क्या डिफरेंट वो इफेक्ट होता है लोगों पर, वो किस तरह के फिर प्रॉब्लम का सामना करते हैं दूसरे लोग से इंटरेक्ट करने में, इस सब का स्टडी करते हैं। यानी कल्चर से रिलेटेड हर चीज का इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नैरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जाहिर सी बात है आप जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया जाकर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, उसको आप फिर
देते हैं। ये टर्म इसी से रिलेट होता है। और एक मैंने टर्म यूज किया, एक स्पेसिफिक टर्म है जो अलग तरह की चीजें उसको नजरअंदाज कभी किया करें किसी भी एग्जाम की तैयारी में। सैचुरेशन एक वर्ड यूज किया था, बताइए किस रिसर्च टाइप में था और क्या था ये वाला एथनोग्राफी से। बताइए जल्दी से प्लीज। सैचुरेशन मीन्स लास्ट पॉइंट तक जाना, उसके बाद कुछ न्यू डेटा बाकी ना रहे। वेरी गुड, नो न्यू डेटा। और ये किस वाले रिसर्च में था? ग्राउंड थियरी में था ये। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, नो न्यू डेटा। इस आखिरी हद तक आप जाते हैं, मालूमात जहाँ जाके खत्म हो जाती है इस टॉपिक को, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ये ग्राउंड थ्योरी से रिलेटेड है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर आपकी एथनोग्राफी रिसर्च से। एथनोग्राफी को बस आप कल्चर वर्ड से अगर याद रख लीजिएगा ना की के तौर पर, तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। कल्चर आप जानते हैं, जबान भी होती है, कपड़े भी होते हैं, खाना भी होता है, लिबास भी होता है, तामुल भी होता है, तामुल। कल्चर से रिलेटेड जितनी चीजें वो सब इसमें आ जाएगा, वो कैसा भी स्टेटमेंट है। अगर आपको एथनोग्राफी टर्म के साथ कल्चर याद है तो, और अपने इतनी बेसिक पॉइंट्स देख लिए, तो मेरा नहीं ख्याल की गलती होगी, कोई भी चांसेस होंगे इंशाल्लाह। क्या आप सबको टाइप्स ऑफ रिसर्च समझ आया? हाँ मैम। बाकी लोग भी बोल दीजिए प्लीज। यस मैम। थैंक यू हाजरा। और एनीवन एल्स? थैंक यू शाजिया। कैफ पे किसी ने पाबंदी लगा दी मुझे लगता है बोलने पे। फैजान बताइए तो, कैफ बताइए प्लीज। जी मैम, ठीक है। समझ आ गया? जी एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि नहीं आया। नो मैम, बस ऐसे ही लो बैठा हूँ मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान बताइए प्लीज। यस मैम।